नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अब अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब लोग आप राइटिंग पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो जो लोग भी पहली बार क्लास ज्वाइन करें वो लोग भी समझ लें अच्छे तरीके से, और पहले वाले स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं। हम लोग अभी जो टॉपिक डील कर रहे हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन का मतलब समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहीं से करते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि ए डिक्री हैज बीन पास इन योर फेवर, आपके फेवर में एक डिक्री पास हो गई, ठीक, बट जो जजमेंट डेटर है जिसके विरुद्ध वो डिक्री पास हुई है वो उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, उसकी शर्तों को मान नहीं रहा है, वो ही इज डेफिएंट, ही इज डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहा है। देन व्हाट इज द रेमेडी फॉर यू? आपको, आपके पास क्या रेमेडी है? आपने केस फाइल किया, आप केस जीत गए, डिक्री आपके फेवर में हो गई, उसके बावजूद भी जो दूसरी पार्टी है जो केस हार गई है, अगर हम आम शब्दों में कहें या टेक्निकली हम कहें, जिसे हम कहते हैं जजमेंट डेटर, वो व्यक्ति उस डिक्री की उस डिक्री को कंप्लाई नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में द पर्सन हु इज द डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री हुई है, ही विल हैव टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ एग्जीक्यूशन। उनको एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेंगे, और ये आपके प्रोविजंस हैं सेक्शन 36 to 74 एंड ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, 36 to 74 एंड ऑर्डर 21, ये हमें दीज प्रोविजंस डील विद द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें सभी कुछ डिटेल में आएगा। Which court can execute, what are the powers of the executing court, what can be done, what cannot be done during execution. So right now we have come up to section 42, 44, इसके आगे भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बट राइट नाउ कल हमने स्किप किया था ये टॉपिक 42 का, क्योंकि 42 में काफी कुछ लेंथी है, इसे समझने की जरूरत है। तो सेक्शन 42 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं, कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं आज। वी आर डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ एग्जीक्यूशन। हम टॉपिक कौन सा डील कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन का डील कर रहे हैं। ठीक है, नाउ प्लीज गो टू सेक्शन 42। दिस इज सेक्शन 42। प्लीज सी दी स्लाइड। दिस इज सेक्शन 42। प्लीज सी दिस सेक्शन 42, very important for your prelims exam and also very important for your mains exam। लिख लीजिए यहीं पर ही, section 42 is very important for your prelims as well as for the mains, prelims and mains both।
नाउ व्हाट इज द हेडिंग, हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा आपको, एंड दैट इज व्हाट पावर्स ऑफ द कोर्ट, पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री। ये ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज में ही देखिए, इसकी हेडिंग की लैंग्वेज में देखिए, आपको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे छिपे हुए। हम सेक्शन 42 इज डीलिंग विद व्हाट, सेक्शन 42 इज डीलिंग विद द पावर्स, पावर्स ऑफ कोर्ट। ये न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दिस सेक्शन इज डीलिंग विद व्हाट, पावर्स, पावर्स ऑफ व्हाट, पावर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। किस संबंध में, इन एग्जीक्यूटिंग, इन यानी कि निष्पादन करना है किसका, डिक्री का। लेकिन कैसी डिक्री है, ट्रांसफर्ड डिक्री। सो दिस इज द पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांसफर्ड डिक्री। इसको मैं समझाता हूं क्या है, पहले इसी को समझ लीजिए। दिस इज ट्रांसफर्ड डिक्री, आप समझ रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर्ड डिक्री। इट मीन्स डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट C1 टू C2। एक डिक्री C1 कोर्ट से C2 कोर्ट को ट्रांसफर की गई है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड डिक्री। तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट आर द पावर्स, सेक्शन 42 इज डीलिंग विद दोज पावर्स। सेक्शन 42 उन पावर्स को डील कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस। आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा डील्स विद द पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डिक्री। ट्रांसफर डिक्री की एग्जीक्यूशन के संबंध में कोर्ट की क्या पावर्स हैं, इस संबंध में कौन सी धारा आपको बताती है। तो धारा आपको समझनी पड़ेगी। दिस इज सेक्शन 42। आई बिलीव कि पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का आप लोग कर लेंगे अच्छे तरीके से। मैंने ब्रेकअप कर दिया आपके लिए, ब्रेकअप करके ही पढ़ना चाहिए। बेरेट को समझना है तो आपको ऐसे ब्रेकअप करना आना ही चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द कोर्ट, द कोर्ट, विच कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री सेंड टू इट। इसी को पकड़िए, देखिए इस लाइन को बात करिए। हम किस कोर्ट की बात कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द कोर्ट। ये पहला पॉइंट है। देखिए, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कोर्ट। आपको कोर्ट समझना पड़ेगा कौन सी कोर्ट है, और एक एक पॉइंट पर आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसलिए ध्यान रखना इस बात का कि आप कौन सी कोर्ट है ये। दिस इज व्हाट द, दिस इज द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री सेंड टू इट। ये वो न्यायालय है जो कि डिक्री को क्या कर रही है, द डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ए डिक्री, वो कोर्ट जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है। कौन से डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, सेंट टू इट, जो डिक्री इसको भेजी गई है। क्या मतलब है इस बात का, ए डिक्री वाज पास्ड बाय द कोर्ट C1। एक कोर्ट है C1, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में है, एंड डिक्री वाज पास्ड बाय दिस कोर्ट। इस कोर्ट ने एक डिक्री पास की, ठीक है। एक मुकदमा था A एंड B के बीच में, देयर वाज ए सूट बिटवीन A एंड B that B should repay A 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया B को A को देना चाहिए। लोन है A का B पर, जो कि B नहीं दे रहा है। दिस केस वॉज फाइल्ड इन द कोर्ट C1 इन दिल्ली। नाउ द केस हैज बीन डिक्रीड इन फेवर ऑफ A। A के फेवर में ये केस डिसाइड किया जाता है। नाउ दिस इज द कोर्ट C1, but B resides in Mumbai. B resides in Mumbai. Therefore, this decree is sent to the court C2, which is situated in Mumbai. एक दूसरी कोर्ट C2 को ये एक डिक्री भेजी गई है मुंबई में। तो ये डिक्री भेजी गई दूसरी कोर्ट को, इसे क्या बोलेंगे, डिक्री सेंट टू दी अदर कोर्ट। तो ये कौन सी डिक्री है, ट्रांसफर्ड डिक्री, जिसकी हमने बात की, यहां पर हेडिंग में भी बात की गई है, ट्रांसफर्ड डिक्री। सो कोर्ट C2 विच इज लोकेटेड इन मुंबई इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ए ट्रांसफर्ड डिक्री। ये जो कोर्ट है मुंबई में, ये कौन सी डिक्री को पास एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि इसके पास स्थानांतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है। ये डिक्री का इसका खुद का ऑर्डर नहीं है,
ये ऑर्डर किसने पास किया था? किसी दूसरी कोर्ट ने पास किया था। इस कोर्ट के पास क्यों आया? इसको केवल लागू करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको बताइए? तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्ट। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए फिर इसको इस तरीके से, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दिस कोर्ट इज executing a decree sent to it. Now this court ये न्यायालय shall have the same powers in executing the decree. ये सेकंड पार्ट हो गया। It shall have the same powers. इसके पास वही शक्तियां होंगी किसमें? in executing such decree as if it had been passed by itself. इसके पास वही पावर्स होंगी, वही शक्तियां होंगी जो कि इसके पास तब होती जबकि ये डिक्री इसी ने पास की होती। हाँ साहब, सो इस कोर्ट के पास वही पावर्स होंगी जो तब होती जब ये डिक्री इसने खुद पास की होती। क्या मतलब है इस बात का, समझिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज इटसेल्फ। क्या ये कि कौन सी कोर्ट है? देखिए, दिस वाज द C1 कोर्ट एंड दिस इज द C2 कोर्ट। Decree has been sent, decree has been transferred from C1 court to C2 court. डिक्री कहां भेज दी गई है? एक सेकेंड, इसको भी सही करता हूं। ये देखिए, दिस इज द कोर्ट C1, इट पास्ड डिक्री, नाउ दिस डिक्री हैज बीन सेंट टू कोर्ट C2 फॉर एग्जीक्यूशन। Then this section says about the powers. This court, it means powers of this court will be same as the powers of this court. ये कोर्ट कौन सी है? Which passed the decree, जिस कोर्ट ने इसको पास किया है। अब मैं आपको लिख के समझाते हैं, वैसे समझाता हूं। सेक्शन 42 क्लॉज 1 ये कहती है सिर्फ कि जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही है, द कोर्ट विच इज एग्जीक्यूटिंग द डिक्री सेंट टू इट विल हैव द सेम पावर। इसके पास वही शक्तियां होंगी इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एज इफ इट हैड बीन पास बाय इटसेल्फ, जैसे कि ये डिक्री इसने खुद ही पास की हो। ऐसे समझ लीजिए, एक मां वो है जिसने बच्चे को जन्म दिया और एक मां वो है जिसने उसको पाला। तो ये कह रहे हैं कि जो मां पालने वाली है, जो अपब्रिंग करेगी, जो उसको बड़ा करेगी, उसका भी हक उतना ही होगा जितना कि उस मां का होता जिसने उसको जाया है, जिसने उसको जन्म दिया है। तो इस डिक्री को जन्म किसने दिया? पहली कोर्ट ने दूसरी कोर्ट के पास भेज दिया। तो दूसरी कोर्ट के पास ही वही पावर्स होंगी जो कि पहली कोर्ट के पास है। और यही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आएगा, समझे आप? दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर। आई होप अब ये 42 क्लॉज 1 समझ में आया नहीं आया, बताइए मुझे, जल्दी बताइए। नाउ नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सेकेंड पार्ट पर आते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सेक्शन 42, डोंट फॉरगेट दिस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, प्लीज सी दिस। ऑल पर्संस कौन से? disobeying or obstructing the execution of the decree. All persons who are disobeying or obstructing the execution of decree. वे सभी व्यक्ति, all persons, वे सभी व्यक्ति जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं। क्या होगा इनके साथ? They all shall be punishable. They all shall be punishable. दंडनीय होंगे, दंड दिया जाएगा उनको by such court in the same manner as if it had passed the decree. Same rule will apply here. तो this is the second point. It will have the same powers. जैसे कि इसने उस डिक्री को खुद ही पास किया। उसका मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए, डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिक्री इज फॉर व्हाट? डिक्री इज फॉर पोजेशन। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए, आई फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट मिस्टर
अरफान के विरुद्ध मैंने एक केस फाइल किया। नाउ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन देहरादून, मैं वो केस जीत गया। द डिक्री हैज बीन पास्ड इन माय फेवर एंड नाउ द डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड। पोजेशन लेना पड़ेगा, बाय फोर्स लेना पड़ेगा, कोर्ट कंपेल करेगी। नाउ द डिक्री हैज बीन सेंड टू द देहरादून कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन, देहरादून की कोर्ट के लिए उस डिक्री को भेज दिया गया। नाउ मिस्टर अरफान इज रेसिस्टिंग, डिसओबेइंग द एग्जीक्यूशन, डिसओबे कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को होने नहीं दे रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट मशीनरी गई है कब्जा लेने के लिए उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द मिस्टर अरफान कैन बी अरेस्टेड फॉर दिस, कैन बी अरेस्टेड। नाउ जो अरेस्ट करने की पावर हुई, उसको पनिश करने की पावर हुई, देहरादून कोर्ट के पास भी ऐसी ही पावर होगी जैसे कि वो डिक्री दिल्ली की कोर्ट ने नहीं, देहरादून की कोर्ट ने ही पास की हो। अगेन जो लाइन है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, यही ये सब रिपीटेशन है इस लाइन का। एज इफ इट हैड पास द डिक्री, जैसे कि ये डिक्री उसने खुद ही पास की हो। सो पनिशेबल इन द सेम मैनर, उस कोर्ट के द्वारा उसी तरह दंडनीय होगी जैसे कि वो डिक्री, एज इफ इट हैड पास द डिक्री, जैसे कि वो डिक्री उसने खुद पास की हो। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी, हाँ या ना बताइए मुझे यहां तक। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट देन, एंड इट्स ऑर्डर्स इन एग्जीक्यूटिंग सच डिक्री शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स in respect of the appeals as if the decree had been passed by itself। समझे? ऐसे न्यायालय, और इसमें देखिए क्या मतलब, थर्ड का समझिए, और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गई हो, मानो डिक्री उसके द्वारा ही पारित की गई हो। इट मींस व्हाट? नाउ दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट is related to appeal, कि what will be the rules regarding the appeal। कौन से रूल्स? देखिए रहे, इसको ऐसे देखिए, आप लोग देख नहीं रहे आप लोग, रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील। कौन से रूल्स? इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील्स। सो इसके जो ऑर्डर्स हैं उनमें अगर अपील होनी है नहीं होनी है, द सेम रूल्स विल अप्लाई इन केस ऑफ दिस कोर्ट एज वेल। अगर कोर्ट देहरादून है, डिक्री पास की दिल्ली की कोर्ट ने, भेज दी गई देहरादून की, तो देहरादून कोर्ट पर भी अपील के संबंध में वो सभी नियम लागू होंगे जो कि दिल्ली की कोर्ट पर लागू होंगे। तो एक हुआ जनरल बात की हम लोगों ने 42 क्लॉज 1 में, 42 क्लॉज 1 में कि इट विल हैव द सेम पावर्स, इट शैल हैव द सेम पावर्स होंगी जैसे कि डिक्री पास इसने की हो। सेकंड पावर आई रिगार्डिंग द पर्सन्स हु आर डिसोविंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग, उनके संबंध में है कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो कि उस डिक्री के एग्जीक्यूशन को डिसोवे कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा। एंड थर्ड इज आई व्हाट? रूल्स रिगार्डिंग द अपील। इन तीनों ही बातों में रूल्स विल बी सेम, वही शक्तियां होंगी, वही रूल्स अप्लाई होंगे जैसे कि मानो ये डिक्री इसी कोर्ट ने पास की हो। सो दिस इज ऑल अबाउट 42 क्लॉज 1। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आई एम गोइंग टू कवर, यहां से यू विल सी 100% क्वेश्चन, आपको 100% क्वेश्चन 42 क्लॉज 2 से मिलने ही वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए आपको। तो डोंट फॉरगेट, आप फेल होने की आपने जिद ठान रखी हो कि नहीं हमें तो फेल होना ही है, फेल होके ही मानेंगे, तभी आप 42 की क्लॉज 2 को मिस करना, अदरवाइज इसको ढंग से याद करके जाना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सारी पावर्स वही होंगी। नाउ इट इज कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल कि कुछ पावर्स ऐसी भी हैं जो इसके पास नहीं होंगी। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल। तो कौन सी पावर्स हैं, कौन सी पावर्स नहीं हैं? सामान्य नियम क्या हो गया? सेम पावर्स, वही शक्तियां होंगी जैसे कि ये डिक्री उसने खुद पास की हो। लेकिन कम टू नाउ 42 क्लॉज सेकंड, प्लीज सी दिस 42 क्लॉज सेकंड। विदाउट प्रिजुडिस, प्लीज सी द लैंग्वेज, बेनेट को पढ़ना सीखिए, कितनी बार समझाया। विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
क्या होगा? द पावर्स ऑफ द कोर्ट अंडर दैट सबसेक्शन शैल इंक्लूड फॉलोइंग, एंड फोर्थ में जाइए जरा, नथिंग। सो आप इसमें देखेंगे, अभी इन नथिंग वर्ड को देख लेना, तो इस तरीके से इसमें आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको समझिए, क्या ये है सेक्शन 42, इसकी क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 4, इसकी स्कीम को समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए इसको। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। यहां दिस इज जनरल, ये सामान्य बात करता है कि ऑल पावर्स एंड रूल्स सेम, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया, डिटेल में किया आपसे। यहां पर बात करता है पर्टिकुलर पावर्स, जो कि अभी डिस्कस करूंगा मैं, एंड यहां पर ये डिस्कस करता है नो पावर टू डू समथिंग, कि कौन कौन सी पावर्स नहीं होंगी। तो 42 क्लॉज 1, 42 क्लॉज 2, 42 क्लॉज 4, यहां पर इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करें ना। 2 में क्या कहता है, कौन कौन सी पावर स्पेशली होंगी ही होंगी, इन्होंने कहा है, उसको समझिए कैसे। लैंग्वेज को पकड़िए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे। ये देखिए, दिस इज विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी, इसको समझिए। पहला फ्रेज क्या है, ये इतना, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1। उपधारा 1 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, यानी कि उपधारा 1 में जो शक्तियां दी गई हैं, दी गई नहीं सही कि वही शक्तियां होंगी जैसे कि ये डिक्री इसने खुद पास की हो। द पावर्स विच आर गिवन अंडर सबसेक्शन 1 विदाउट प्रिजुडिस टू दोज पावर्स, उन शक्तियों का विरोध ना करते हुए, हिंदी में बोलते हैं इसको, उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ना डालते हुए। मींस दोज पावर्स तो है ही हैं, उन पर कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट दिस कोर्ट शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एज वेल, यानी कि इन एडिशन ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पावर्स भी होंगी। द पावर्स ऑफ द कोर्ट शैल इंक्लूड फॉलोइंग पावर्स, जो निम्नलिखित शक्तियां होंगी वो शक्तियां भी होंगी। और यहीं से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि विच आउट ऑफ फॉलोइंग पावर्स आर दी पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां ट्रांसफर डिक्री को एग्जीक्यूट करने वाले न्यायालय की होंगी। और ये 1 2 3 करके रट लीजिए। डीजीएस में आया है, एमपी में आया है, ये क्वेश्चन हर जगह से आया हुआ है। 42 क्लॉज सब क्लॉज 2 पे से। यहां पे समझिए कौन कौन सी शक्तियां होंगी, पढ़ लीजिए जरा एक बार ढंग से अच्छे तरीके से। क्या है? नंबर 1, पावर्स टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। ये समझिए क्या है, पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन अंडर 39। C1 कोर्ट थी एक, एंड एक कोर्ट थी C2। सो दिस इज सेइंग व्हाट, कि जैसे C1 के पास ये पावर थी कि वो दिल्ली की कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो उन्होंने देहरादून कोर्ट भेज दिया। Now Dehradun court also has the same power, it can send it to the नैनीताल कोर्ट, ये नैनीताल कोर्ट को भेज सकती है। ट्रांसफर पावर टू ट्रांसफर द डिक्री अंडर 39, सेक्शन 39 डील्स विद द पावर टू ट्रांसफर द डिक्री को ट्रांसफर करने की शक्ति। तो क्या कोर्ट C1 ही कर सकती है, C2 भी कर सकती है? द आंसर इज C2 भी कर सकती है। अब समझिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए एक क्वेश्चन बनाता हूं, शायद आपको उसे समझ में आ जाता अच्छी तरीके से। देखिए, लिखिए फटाफट, लिखिए जल्दी से, मैं बोलता हूं आप लिखना है। मेरा जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा इंग्लिश करके लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के तो लिखेंगे। चलिए लिखिए, ए डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट C1, एक डिक्री पास की गई है कोर्ट C1 के द्वारा। द डिक्री हैज बीन पास्ड बाय कोर्ट C1, ए डिक्री हैज बीन पास बाय कोर्ट C1, एक डिक्री को C1 कोर्ट ने पास किया है, ठीक है। एंड C1 कोर्ट इज एट दिल्ली, C1 कोर्ट कहां पर है?
दिल्ली में है। दिस कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड द डिक्री टू कोर्ट C2 विच इज एट देहरादून। इस डिक्री को C2 कोर्ट में भेज दिया गया है एग्जीक्यूशन के लिए, और C2 कोर्ट है देहरादून में। सो द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट C2 सिचुएटेड एट देहरादून। नाउ this court C2 wants to transfer this decree to court C3। जो C2 कोर्ट है इस डिक्री को C3 कोर्ट को ट्रांसफर करना चाहती है, जो C3 कहां पर है, नैनीताल में है, नैनीताल कोर्ट में है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोर्ट C2 को ये पावर है कि ट्रांसफर कर सकती है या नहीं कर सकती। वेदर द कोर्ट C2 हैज द पावर टू ट्रांसफर द डिक्री टू कोर्ट C3 और नोट। तो आंसर इज यस और नो, ये बताइए मुझे। यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्या है मुद्दा। नाउ यू लेट मी नो वेयर इट इज सो रिटन। ये बात कहां लिखी है कि ट्रांसफर करने की पावर है। तो दिस इज रिटन हेयर। अब मैं इसको पढ़ता हूं। अब शायद दोबारा जिन लोगों को फिर भी कुछ रह गया हो, 1-2 ग्राम समझ में नहीं आया हो, वो आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। वो ये रहा, देखिए, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द कोर्ट विच पास द डिक्री। जो C1 कोर्ट की निम्नलिखित पावर भी होंगी। कौन सी? पावर टू सेंड द डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39। धारा 39 के अंतर्गत किसी दूसरी कोर्ट को डिक्री के निष्पादन को भेजने की जो शक्तियां हैं वो इस कोर्ट के पास भी होंगी। तो C1 के पास भी थी, वही पावर C2 के पास भी होगी। समझे? वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आप बढ़े आगे को। नाउ सेकंड पावर पर आते हैं। द पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर अंडर सेक्शन 50। लिखिए जी साहब, क्या ये क्या हुआ कि इफ द जजमेंट डेटर इज डाइड। जजमेंट डेटर का मतलब क्या हुआ? निर्णय। देखो हिंदी में बताता हूं इसको मैं आपको। हिंदी में कुछ शब्द आने चाहिए वैसे, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निर्णीत ऋणी। अब बताओ, कर लो हिंदी में। निर्णीत ऋणी, इसकी स्पेलिंग ना लिखी जाए आप लोगों से। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इन शब्दों को रट लें, क्योंकि ट्रांसलेशन में वहां पर लिखे नहीं जाएंगे आपसे। तो जिनके पास समय है मेंस का, वो इतना प्रैक्टिस करते रहें कि जजमेंट डेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, और हिंदी वाले वर्सेस उल्टा कर लें। तो जजमेंट डेटर इज डाइड। जिस व्यक्ति के विरुद्ध ये केस डिसाइड हुआ, दैट डाइड, तो उसे क्या कहेंगे? डिसीज्ड जजमेंट डेटर। मृतक निर्णय निर्णीत, यही है ना? हाँ, निर्णीत ऋणी। भाई मैं इतने टिपिकल हिंदी नहीं बोल सकता। डिसीज जजमेंट डेटर, मर गया व्यक्ति। नाउ उनके साथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्वेश्चन ये है कि नाउ द डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये जो डिक्री है अब उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध एग्जीक्यूट किए जाने हैं। इस डिक्री का निष्पादन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध होगा। सेक्शन 50 में होता है वो। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस कोर्ट, C1 ने जो C2 को भेजा है, वेदर द कोर्ट C2 हैज दिस पावर और नोट। तो सेक्शन 42 क्लॉज 2B ये एक्सप्लेन करती है, ये स्पष्ट कर देती है कि यस, दिस कोर्ट हैज द पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री अगेंस्ट होम? अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 50 में। नाउ यू प्लीज सी दिस, अगेन पढ़ता हूं आपके लिए। देखिए, पावर, कौन सी पावर? पावर टू एग्जीक्यूट द डिक्री। कैसे? अगेंस्ट होम? अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अंडर व्हाट सेक्शन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड जजमेंट डेटर। एंड अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 50। तो दिस इज द सेकंड। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए
तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।